हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 12th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैटरी किस तरह से वर्किंग करता है और बैटरी के जो भी डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं हम सब डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम लेने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। मीन्स बैटरी जो है 2-3 बैटरी अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो, 2-3 सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो या पैरेलल सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम्स, तो उसका भी बेसिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो इसका जो एडवांस वर्जन है उसको तो आपको किरचॉफ लॉ को समझने के बाद ही आएगा, तो आज हम उसका सिर्फ बेसिक्स ले लेंगे। ओके, तो आप काम करना कि सारे नोट्स अच्छे से बनाना। ओके, जो पॉइंट सिखाऊं वो ध्यान से समझना, बिकॉज कोई भी पॉइंट होते हैं उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए लेक्चर को एकदम फुल फोकस करके देखिएगा, एक एक पॉइंट जो बोलूँ उसको ध्यान से समझना। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने कैपेसिटर में भी देखा था, लेकिन वहाँ पर मैंने बताया था कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का आएगा तो थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। तो इसको शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता है, वाई डज द करंट फ्लो। ये क्वेश्चन है मेरा, वाई डज द करंट फ्लो। करंट क्यों फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने का कारण क्या है, बताओ इसका आंसर। पहले आप इस आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो या अपने अंदर सोच लो इसका आंसर क्या है। करंट क्यों फ्लो करता है, करंट इसलिए फ्लो करता है, करंट फ्लोस, लिखो यहाँ पे, करंट फ्लोस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी फ्लो करता है। करंट फ्लो करने का कारण ये है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। मींस करंट हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया सपोज, तो इलेक्ट्रॉन पहले हाई पोटेंशियल पर रहेगा, उसके लो पोटेंशियल तक, इस तरह से करंट का फ्लो होता है। तो करंट तभी फ्लो करेगा जब उसके अक्रॉस रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट को फ्लो करने के लिए। तो बैटरी का काम क्या है समझो। बैटरी का काम ये है कि यहाँ पर मैं एक बैटरी ड्रॉ करता हूँ, ये समझो, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो बैटरी क्या करता है, सर्किट के अलॉन्ग हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बैटरी करता क्या है, बड़ी समझो यहाँ पे, बैटरी मेंटेन्स the potential difference across the circuit। मतलब समझ लो जैसे बैटरी जैसे सपोज 10 वोल्ट का है, तो बैटरी हमेशा सर्किट के अलॉन्ग, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, इसके अलॉन्ग हमेशा जो है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। यही होता है बैटरी का काम। अब किस तरह से मेंटेन करता है वही हम सीखने वाले हैं, लेकिन बैटरी का काम समझ लो कि बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है अक्रॉस द सर्किट। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग समझो बैटरी से इस तरह से करंट निकालते हैं आई करके, तो बच्चों लोग को ऐसा लगता है कि जो बैटरी है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। बच्चे लोगों को क्या लगता है कि बैटरी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बैटरी करंट प्रोड्यूस नहीं करता। बैटरी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है अलोंग द सर्किट। या तो ऐसे लिख दो यहाँ पर कि बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। अब समझो बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मेंटेन करेगा। बैटरी करता क्या है, बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सपोज जैसे कि यहाँ से देखो आई करंट निकला, तो पूरे सर्किट में वो आई करंट घूम के आएगा और वापस आई करंट यहाँ पर आया।
वापस आई करंट देखो यहाँ पर आएगा, ऐसे पूरी सर्किट में घूम के आएगा वो। सपोज से पूरी सर्किट ऊपर बनी हो तो आई करंट पूरी सर्किट में घूम के आएगा और वापस यहाँ पर ऐसे एंड करेगा। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी यहाँ पर आते आते जो है देखो यहाँ पर हाई पोटेंशियल से करंट निकला था और जैसे निकलते निकलते यहाँ पर आते हैं करंट का हो जाता है लो पोटेंशियल, मीन्स करंट का पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो जाता है। तो बैटरी करता क्या है, बैटरी उसको फिर से जो है एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ तक जैसे करंट पहुँचा, करंट यहाँ तक पहुँचा, अब बैटरी क्या करेगा, करंट को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जिससे जो है वो करंट जो है हाई इधर से यहाँ तक पहुँच सके और फिर से वही कहानी शुरू हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका लो पोटेंशियल आ गया। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, तो बैटरी का काम वही है कि उसको फिर से डाल देगा हाई पोटेंशियल में और फिर से जो है करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो बैटरी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट प्रोड्यूस करता है, जो है मेंटेन रखता है। और बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमेशा डाउट रखना, ये ध्यान रखना कि बैटरी डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, बैटरी डू नॉट प्रोड्यूस, चार्ज लिख दो या करंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। तो बैटरी कभी भी चार्ज खुद के अंदर से निकालता नहीं है, ये तो हम सिर्फ यहाँ से करंट निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है। तो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, इसलिए हम यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस तरह से आई करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। किस तरह से मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके सर्किट के अंदर। बैटरी जो है चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। तो बैटरी की इतनी बातें हैं। अब दूसरी बात कि बैटरी जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन तो करता है, लेकिन वो किस तरह से मेंटेन करता है, वो बैटरी के अंदर का मैकेनिज्म है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपने बैटरी का काम समझ लिया, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, उससे हम कहानी समझते हैं आगे। ये मेरी एक सर्किट है, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दिया है। इसका रेजिस्टेंस R और मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये जो है सेल है। ओके, अब क्या करता हूँ, सेल से देखो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। अब देखो क्या करता हूँ कि सेल से मैंने सपोज एक पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। पॉजिटिव चार्ज जो है करंट के अलॉन्ग फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है करंट के अपोजिट फ्लो करता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से निकला कि बिकॉज करंट जो यहाँ फ्लो कर रहा है। तो अब बताओ कि जो है पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा। समझो, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, तो पॉजिटिव चार्ज जो है पूरी सर्किट में इस तरह से गया, इस तरह से गया। तो देखो अब सर्किट में कुछ इस तरह से आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, इसको हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव चार्ज के टर्म में समझो। मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकाला है और पॉजिटिव चार्ज पूरी सर्किट में घूमा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो किया, पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक फ्लो किया। मतलब समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फ्लो करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, अब यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जब बैटरी के अंदर जा रहा है, देखो जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अंदर जाएगा तब देखो कहानी किस तरह से है। यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये तब देखो जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अंदर आ गया तब पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरह से फ्लो करना पड़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से फ्लो करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है कि वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जाए। तो ऊपर तो सब कहानी ठीक है, हाँ पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा है, ऊपर कहानी ठीक है। लेकिन बैटरी के अंदर आते ही देखो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से फ्लो करना चाहिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है उसको तो इस तरफ फ्लो करना चाहिए था ना। समझो यहाँ तक पहुँचा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को तो इस तरफ फ्लो करना चाहिए था कि नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक फ्लो कर रहा है। समझे कि नहीं।
एक्चुअली टेंडेंसी उसकी है कि वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फ्लो करे, लेकिन बैटरी के अंदर जो है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक फ्लो कर रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, ये तो कुछ अलग ही कहानी हो गई। तो ये कैसे हो रहा है कि ये नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक कैसे आ रहा है? एक्चुअली उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फ्लो करे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करना चाहिए, लेकिन फ्लो कर रहा है इस तरफ। तो ये कहानी कैसे हो रही है? इनसाइड द बैटरी पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैटरी का एक फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ध्यान से समझो मेरी बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैटरी का एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं FB। FB क्या है यहाँ पर लिख लो, FB इज द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बैटरी। ठीक है, FB क्या है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बैटरी। तो जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैटरी अपना एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम बोलते हैं FB। इसी वजह से वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक मूव कर रहा है। मतलब अगर ये जो FB है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डोमिनेट कर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करता, लेकिन FB का फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को डोमिनेट कर दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज को इतनी एनर्जी दे दिया कि वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक फ्लो करने लगा। मतलब अंदर की कहानी उल्टी है, लेकिन बैटरी ने उसको इतना फोर्स प्रोवाइड कर दिया, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो लेके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक फ्लो कर गया। तो अगर ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक फ्लो करेगा तभी अपनी सर्किट जो है मेंटेन रहेगी, तभी जो है सर्किट में जो है फ्लो मेंटेन रहेगा। इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से पूरा सर्किट में फ्लो करता रहेगा और तभी पूरी कहानी, तभी यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। तो अंदर जो है बैटरी इस तरह से हमेशा काम करता रहता है, तभी जो है यहाँ पर करंट फ्लो करता है। अब बैटरी का जो FB है, मैंने लिखा है यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स होता है। इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपने इतनी तो कहानी समझ ली कि बैटरी का काम क्या है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तो फ्लो कर रहा था, लेकिन अंदर जो है उसकी कहानी उल्टी हो जा रही है। तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने के लिए बैटरी इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देता है, एनर्जी भर लेता है और यहाँ तक उसको पहुँचा देता है। उसके बाद तो अपना काम वो खुद ही कर लेगा। वो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इसके बाद तो जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। बस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसको दिक्कत आ रही थी और वही काम उसको बैटरी ने करके दे दिया अपना फोर्स देके, जिसको बोलते हैं FB। FB जो होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स। आपने केमिस्ट्री के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले देखे ही होंगे। तो मैं बैटरी के अंदर की कहानी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, ओके, मैं इसको रफ करके थोड़ा अंदर की कहानी देखते हैं। चाहे उसको आप पॉजिटिव चार्ज के टर्म में बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करो, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर रहा हूँ। अब ये सारी कहानी जो है बैटरी के अंदर है, ठीक है। अब ये सारी कहानी बैटरी के अंदर है। मैं बैटरी को समझ लो, बैटरी के अंदर बैटरी इस तरह से होता है ना कुछ, तो ये सारी कहानी जो है बैटरी के अंदर हो रही है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। तो उसकी कहानी यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो सपोज ये जो है मेरा कैथोड है और ये जो है मेरा एनोड है। या तो क्या करता है, बैटरी में इस तरफ नेगेटिव होता है तो इस तरफ मैं एनोड ले लेता हूँ। ये जो मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड। कैथोड पे केटायन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और ये मेरा नेगेटिव चार्ज। और बैटरी कुछ समझ लो एक्सटर्नल सर्किट में कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। बाहर इस तरह से रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है। ओके, ये मेरा बैटरी के अंदर का पार्ट है। यहाँ जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है।
ओके। और ये कैथोड है, ये एनोड है। अब देखो यहाँ पर कैथोड एनोड है, ये एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रॉन से बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज निकालता तो हाई पोटेंशियल से निकलता, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज से निकाला। तो आपको पता ही है कि मतलब इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक जगह पर और एक जगह पर हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरह से होता है सर्किट में, तो यहाँ पर समझो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पर पूरा घूम फिर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। तो बाहर तो कहानी सेम चल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करता है। अब सारी कहानी जो है अंदर की है। अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बैटरी एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं FB। FB क्या होता है, बैटरी का फोर्स, जो कि होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। यहाँ पर बैटरी का कुछ मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर से बैटरी फोर्स लगाता है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं, मतलब उसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन होता है और जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं FB, जो कि होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बैटरी। तो बैटरी यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए कुछ वर्क करता है। तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर वर्क को मैं लिख सकता हूँ Q इंटू डेल्टा V। यहाँ से वर्क को मैं लिख सकता हूँ Q इंटू डेल्टा V। और वर्क देखो, फोर्स जो लग रहा है वो FB है। सपोज यहाँ पर डिस्टेंस मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है D है, ऐसे मान लिया डिस्टेंस जो है D है। तो यहाँ से जो वर्क हो जाएगा, यहाँ से कहीं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा FB इंटू D, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FB इंटू D। फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रॉन का इसी तरफ हो रहा है, तो FB इंटू D हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये है मेरा वर्क डन, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो वर्क डन को लिखता हूँ मैं FB इंटू D इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो FB इंटू D अपॉन Q आ रहा है। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से एक फोर्स लगता है, इसलिए हम उस फोर्स को बोलते हैं बैटरी का EMF, जो कि होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। लेकिन एक्चुअली जो है वो EMF होता नहीं है। यहाँ पर समझो कि वो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है FB इंटू D अपॉन Q, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ W अपॉन Q। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं बोलते हैं EMF ऑफ बैटरी, बैटरी का EMF। अच्छा, इसका नाम जो EMF पड़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो जो है एंशिएंट टाइम में जो डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने देखा था कि कुछ यहाँ पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, इसलिए जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको उन्होंने बोल दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन एक्चुअली में जो है इसका यूनिट तो जो है देखो डेल्टा V का यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसका यूनिट जो होता है वोल्ट्स होता है, वोल्ट। वो कोई तरह का फोर्स नहीं है, वो यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन पुराने समय में इतना इन्वेंशन हुआ नहीं था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है बैटरी का, इसलिए उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन एक्चुअली में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं EMF ऑफ द बैटरी। EMF क्या होता है, EMF होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो वर्क डन, ये वर्क डन हमको मिल गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको EMF बोलते हैं, ओके। और बैटरी के अंदर की कहानी भी आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से कुछ फोर्स लगता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, लेकिन बैटरी का जो EMF है, सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, बैटरी ने उसको फोर्स किया और इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब फिर से पूरी कहानी यहाँ पर सर्किट में चलेगी। तो इस तरह की बैटरी की कहानी होती है। अंदर जो है फोर्स लगता है, उसके बारे में हमको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो फिजिक्स के रिलेटेड काम है
हमको सिर्फ ईएमएफ समझने की ज़रूरत है, तो ईएमएफ के रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम ईएमएफ की। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन आपको फोर्स से कंफ्यूज नहीं करना है, ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी होता है। तो यहाँ पर ईएमएफ क्या लिख दूँ? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन ध्यान से समझना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी when there is no current flowing through it। तो ईएमएफ का डेफिनेशन समझो। ईएमएफ बोलता क्या है कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ये मेरा बैटरी है, इसके अक्रॉस मीन्स यहाँ पॉइंट को और यहाँ कोई पॉइंट ले लो, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा वी, और वही होता है जिसको हम ई से, जो ईएमएफ होता है ना उसको हम ई से डिफाइन करते हैं। जो ईएमएफ होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब बैटरी के अंदर जब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब समझो कि दुकान से सपोज आप एक बैटरी लेके आए हो, जब तक आपने उसको सर्किट के अंदर, मतलब सर्किट में ओपन रखा है, तब तक ही उसका जो ईएमएफ होगा वो ई होगा। समझो यहाँ पर सपोज मैंने एक बैटरी किया है और ये मेरा रेजिस्टेंस है आर, और बैटरी सपोज अभी ओपन है। बैटरी को भी हमने कनेक्ट नहीं किया, मीन्स हमने इसको अभी तक स्विच क्लोज नहीं किया है। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही जो है मतलब यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जो ईएमएफ है ना ई, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। समझो जैसे कि आप बैटरी को सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दोगे तो उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, तो उसका जो ईएमएफ होता है वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। ईएमएफ जो होता है वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। उसका कारण होता है कि बैटरी के अंदर छोटा सा कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी जो होता है ना उसके अंदर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी के अंदर कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। समझो बैटरी के अंदर जो है इस तरह से कंडक्टर कनेक्टेड होते हैं, तो कंडक्टर की वजह से बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है। मतलब बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा आर, जिसको हम स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। स्मॉल आर क्या है? इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। ठीक है, तो ईएमएफ का डेफिनेशन याद रखना है कि जब तक आपने बैटरी के अंदर सर्किट कनेक्ट नहीं किया है तब तक ही उसको हम ईएमएफ बोलेंगे। जैसे आपने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया, बैटरी के अंदर खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, उसकी वजह से बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो कुछ ना कुछ ड्रॉप कर जाता है। उसका पोटेंशियल जो है कुछ ना कुछ ड्रॉप कर जाता है, और जैसे आपने उसको बैटरी के अंदर कनेक्ट कर दिया तब उसका जो पोटेंशियल बनता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस आर समझते हैं। आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस या तो इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द बैटरी, या तो इट इज़ द ऑफर्ड बाय द बैटरी due to the electrolytic solution। ठीक है, तो R क्या है? R को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r को हम डिफाइन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस।
और वो उस तरह का रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, जो उसके अंदर कंडक्टर्स होते हैं, वो ऑफर करते हैं। मतलब बाहरी सर्किट का जो ये आर है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी जो बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर, उसको हम जो है इस तरह से बैटरी के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो होता है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइटिक का जो है रेजिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली हम उसको बैटरी के अंदर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ड्रॉ किस तरह से करते हैं, हम उसको बैटरी के बाहर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। एक्चुअली ये और ये बात दोनों सेम ही है। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो फिजिक्स में हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं बैटरी के बाहर, लेकिन उसको बैटरी के अंदर ड्रॉ करो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं कि ये बैटरी के साथ सीरीज़ में है, इसलिए हम उसको बैटरी के जो है बाहर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इसको हमेशा बाहर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो R है ये बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, किसकी वजह से आता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से आता है। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमने समझ लिया कि ऑफर्ड बाय द बैटरी ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो R रेजिस्टेंस है, जैसे ही आप बैटरी को सर्किट के अंदर कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का जो EMF है, बैटरी का जो EMF है E, वो कुछ ना कुछ ड्रॉप कर जाता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप कर जाता है। कैसे, जैसे सपोज़ यहाँ पर मेरा पोटेंशियल जो है VA है। अच्छा, आगे समझाता हूँ इसको थोड़ा आगे समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस से कैसे पोटेंशियल ड्रॉप करता है। ओके, तो आप समझते हैं। सपोज देखो मेरे पास एक सर्किट है, ये जो है R रेजिस्टेंस है बाहर का, और ये जो है सर्किट की बैटरी है, और हमने यहाँ पे छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया है। ये जो है मेरा R है, ये जो है बैटरी का EMF E है, इसको हम E से डिफाइन करते हैं, और बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो R है। अब समझो, अभी देखो बैटरी के अक्रॉस जो है EMF जो है E है, लेकिन जैसे हम सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी काम में आ जाएगा। और बैटरी के अगर मैं टर्मिनल्स के अक्रॉस देखो, बैटरी के टर्मिनल जैसे ये VA है और ये VB है, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना चाहूँ, सपोज देखो करंट यहाँ से फ्लो किया I, और करंट जो है घूम फिर के यहाँ पर आया। ओके, करंट जो है घूम फिर के यहाँ पर आया, तो मैं जो VA माइनस VB, मतलब इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना चाहूँ तो क्या होगा, आपको लगेगा कि इसका आंसर E ही होगा, क्योंकि बैटरी का जो EMF है वो E है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो E होना चाहिए, लेकिन वो E नहीं होता, वो E नहीं होता। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, हमको ढूंढना है कि VA माइनस VB क्या होगा। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या होगा, देखो EMF E है और इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा जाएगा कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो ड्रॉप क्या होता है, सपोज़ पूरे सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, सपोज़ पूरी सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I इंटू R का होगा कि नहीं ड्रॉप। V इज इक्वल टू IR होता है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I इंटू R होगा। मतलब बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम VA माइनस VB बोल रहा हूँ, VA माइनस VB, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस VB कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, वो E माइनस IR आएगा, E माइनस IR। मतलब इसको मैं बोल दूँ अगर V इक्वल टू E माइनस IR, इसमें जो V है ये जो होता है मेरा टर्मिनल वोल्टेज, V जो है मेरा ये है टर्मिनल वोल्टेज। ओके, V क्या है, मेरा टर्मिनल वोल्टेज है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, बैटरी का सब बाज़ार में से आप बैटरी लाए तो उसका EMF E था, लेकिन जैसे ही आपने उसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, बैटरी के जो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस था वो भी वर्किंग में आ गया, और वो जो है बैटरी के EMF को रिड्यूस कर रहा है, बैटरी के टोटल EMF को रिड्यूस कर रहा है। ये समझो कि आप बाज़ार में से 10 वोल्ट का बैटरी लेके आए हैं, बाज़ार में से आप 10 वोल्ट का बैटरी लेके आए हैं, लेकिन सपोज बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो जैसे ही आप सर्किट में कनेक्ट करोगे,
सपोज बैटरी के अंदर करंट जो है 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब बैटरी का ये 10 वोल्ट है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज ये 2 ओम का है, तो 10 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो IR, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का यहाँ पे ही ड्रॉप हो जाएगा। ये बैटरी के अंदर की कहानी चल रही है, अंदर ही अंदर उसको जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट से ड्रॉप कर जाएगा। मतलब अब बैटरी का जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 माइनस ये 4, 10 माइनस 4 जो कि हो रहा है 6, 10 माइनस 4 जो कि आ रहा है 6। तो अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई, मतलब अभी तो पूरा हम रेजिस्टेंस में गए ही नहीं, सिर्फ बैटरी के अंदर अंदर ही इतना लॉस हो गया जो कि होता है 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टोटल में से IR बैटरी के जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी में से टोटल EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा V। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि माइनस आए, वो तो बैटरी के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है कि डिस्चार्ज कंडीशन में है। लेकिन अभी आप इतना समझो कि बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो E माइनस IR आता है। ओके, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, E माइनस IR। अच्छा, अगर बैटरी में मैं करंट ढूंढना चाहूँ कि I की वैल्यू क्या होगी, तो I की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैं करंट ढूंढना चाहूँ तो क्या होगा, करंट क्या होता है, करंट होता है V/R, करंट होता है V/R। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, E। ओके, तो वोल्टेज कितना है E, और सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, टोटल R है और ये R दोनों सीरीज में है, तो हो जाएगा R प्लस R। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज का E माइनस IR, और ये फॉर्मूला होता है करंट इन द सर्किट जो कि हो जाएगा V/R। ठीक है, फॉर्मूला देख के कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप देखना सर्किट में ये R है, ये R है, दोनों सीरीज में हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू E/R प्लस R, और ये होता है टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR। ओके, तो इसको रफ करके 1-2 क्वेश्चन सिंपल सा इसके बेस पे हम कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं उसके रिलेटेड। देखो यहाँ पर V इक्वल टू होता है E माइनस IR, इसको हम E से ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ओके, तो इसमें V जो होता है टर्मिनल वोल्टेज, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ये तब होता है वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो। E जो होता है EMF ऑफ द बैटरी होता है, ये तब होता है जब बैटरी के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। इस और IR ये जो होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। सपोज देखो यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, सपोज ये 1 ओम है, ये जो है 2 ओम, ये 2 ओम, सपोज ये 12, सपोज ये 15 वोल्ट है। तो यहाँ पे बताओ, हमको 2 चीज़ ढूंढना है यहाँ पे। पहला कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, और दूसरा कि बैटरी के अंदर से मतलब सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, एकदम सिंपल है। सपोज यहाँ से सपोज बैटरी के अंदर से I करंट फ्लो कर रहा थी, I की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अपॉन बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू बैटरी का टोटल पोटेंशियल क्या है 15 अपॉन बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 + 2 + 1 जो कि हो जाएगा 5, है ना। 2 + 2 + 1, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है बैटरी के अंदर से 3 एम्पियर। उसको आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, I इक्वल टू E/R प्लस R। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो R है ये बैटरी का बाहर का रेजिस्टेंस है 4 ओम और प्लस ये 5 ओम हो जाएगा। तो करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के अंदर से 3 एम्पियर का, तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब हमको फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो 15 वोल्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ होगा।
कितना ड्रॉप हुआ होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर, जो कि हो जाएगा 3 वोल्ट का। तो अगर 3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा 15 माइनस 3। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा 15 माइनस 3, तो कि इसके अक्रॉस जो V होगा हो जाएगा 15 माइनस 3, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट। आपको ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो है लिखाने के लिए लिखा दिए हैं। आप वैसे ही समझ जाओगे कि अगर इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है ना बैटरी के अक्रॉस, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा 12 का, 12 और 0 का। मतलब यहाँ पर जो आएगा पोटेंशियल वो 12 और 0 का आएगा। ठीक है, 15 मत लिख देना। पहले हम क्या करते थे, बैटरी के अक्रॉस 15 है तो यहाँ पर हम 15 और 0 लिखते थे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बैटरी का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका जो से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये बैटरी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो आएगा 12 माइनस 0। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी क्या करेंगे, अच्छा इतने याद रखना कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, बैटरी के सीरीज में ही लगता है। कभी आप इस तरह से नहीं दिखोगे कि ये बैटरी है और यहाँ पर इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल r। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना करंट फ्लो कर रहा है वही करंट तो बैटरी में से फ्लो कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है वो बैटरी की हमेशा सीरीज में होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, तब बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। क्या बात करते हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। तो अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड हो, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है ना, इसका E1 है, ये जो है E2 है और ये जो है E3 है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो ये जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन हो तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसका हमको क्या करना होता है, इसका हमको इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट इसका फाइंड करना होता है, इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं समझो। हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पर जो तीनों सेल है उसके लिए मैं एक इक्विवेलेंट ड्रॉ करता हूँ, इक्विवेलेंट सेल। और यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस है उसके लिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। तो जो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं E इक्विवेलेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R इक्विवेलेंट। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको जिस तरह से हमने वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिराइव किया था सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी कॉन्सेप्ट से हम डिराइव करेंगे। ठीक है, सपोज इसके टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये VA है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये VB है कि नहीं। बैटरी के अक्रॉस जो टोटल जो पोटेंशियल है इसको मैं V बोल देता हूँ, या तो ऐसा बोल देता हूँ कि बैटरी का एक अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने V बोल दिया है। तो ये इसी का इक्विवेलेंट है, तो इसके अक्रॉस भी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V का होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो V हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो V1। तब देखो सपोज जो टोटल V है तो इसके अक्रॉस सपोज V1 ड्रॉप हुआ करंट, सपोज इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो V2 हुआ और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो V3 हुआ। और बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट जो है कुछ इसी तरह से फ्लो कर रहा होगा।
पॉजिटिव से निकला होगा और जो है नेगेटिव तक एंड किया है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ ऐसे जो है ऊपर पूरी सर्किट होगी, मैंने सिर्फ उसका इतना ही पार्ट ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। सो करंट कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। तो पॉजिटिव से करंट निकला और सर्किट में आके फिर से ऐसे इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इन सब में जो करंट है वो आई है, करंट की वैल्यू आई है, तो यहाँ से भी जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू भी होगी आई। ओके, अब यहाँ पर जो V पोटेंशियल है वो 3 पोटेंशियल में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3। तो हम क्या लिखते हैं? डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अपने को पता है V1 की वैल्यू क्या होगी, जो V1 की वैल्यू है वो क्या होगी? V1 की वैल्यू होगी E1 माइनस I1 R1, है ना, E1 माइनस I R1। V2 की वैल्यू क्या होगी? E2 माइनस I R2। करंट तो सब में अंदर सेम ही है। और V3 की वैल्यू क्या होगी? E3 माइनस ऑफ I R3। ओके, और यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से निकाल लेता हूँ। V की वैल्यू होगी E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ I R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड करते हैं अपना इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो गई? E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट। और E1 की वैल्यू क्या है? E1 माइनस ऑफ I R1। V2 की वैल्यू क्या है? E2 माइनस ऑफ I R2 और E3 माइनस ऑफ I R3। तो यहाँ से देखो, अगर मैं E इक्विवेलेंट वाले को कंपेयर करूँ तो यहाँ से जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही, वो आ रही E1 प्लस E2 प्लस E3, है कि नहीं? और यहाँ से अगर मैं I देखो, I के साथ अगर मैं R इक्विवेलेंट देखो यहाँ से कॉमन निकाल लूँ I, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा है ना। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए? तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, अगर इस तरह से सीरीज में लगे हो EMF सेल, तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3, और R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, यहाँ पे जो बैटरी को कॉम्बिनेशन है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब भी होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे इसका डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा ना, तो उससे यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो माइनस में बदल जाएगा। लेकिन उसको हम किरचॉफ लॉ में सीखेंगे। अभी तो आप सिर्फ इसका बेसिक सीखो कि अगर बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड हो तो हमारा आंसर क्या आता है? E1 प्लस E2 प्लस E3, और R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन बैटरी का अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो कहानी बदल जाएगी, लेकिन उसको हम कल सीखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया ये। तो अब करंट क्या फ्लो कर रहा है? सपोज अगर बैटरी के अंदर मैं करंट फ्लो करना निकाल दूं, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा बैटरी के अंदर? E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल। सपोज बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस R, जैसे सर्किट में R रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा R प्लस, और यहाँ पर इसका हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ये कैपिटल R क्या है? सपोज बैटरी के अक्रॉस इस तरह से रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। सपोज इस तरह से बैटरी के अक्रॉस R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो वो R यहाँ पर है। करंट निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट किस तरह से निकाला जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख ही चुके हो। तो यहाँ पर अगर ये सारे E जो है ये सारे सेम हो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऐसे N हो टोटल, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट आ जाएगा N टाइम्स ऑफ E, ये सब तो आपको पता ही है। और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा N टाइम्स ऑफ R। ओके, अगर सारे इस तरह से E हो तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। E इक्विवेलेंट हो जाएगा N टाइम्स ऑफ E, R इक्विवेलेंट हो जाएगा N टाइम्स ऑफ R। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको भी डिराइव करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। इसका जो एप्लीकेशन है ये तो हम आगे के लेक्चर में करने वाले हैं, लेकिन आज जो है सिर्फ इसका फॉर्मूला आप नोट कर लो क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं सेल्स का। सपोज इसका EMF E1 है, इसका ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है और ये R3 है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस तरह से कॉम्बिनेशन, देखो पॉजिटिव इसके साथ, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव कनेक्टेड हुआ और नेगेटिव इसके साथ यहाँ पर है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से देखो, है ना। यहाँ पर ये चेंज हो जाता, कहानी बदलती है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड है। और सर्किट के अक्रॉस इस तरह से कुछ कनेक्टेड होगा। यहाँ पर सपोज R रेजिस्टेंस है ना, ये R रेजिस्टेंस है और बैटरी के अक्रॉस टोटल जो EMF होगा वो EV होगा, मान लो उसको। तो अब हम इसको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसका इक्विवेलेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, सपोज बैटरी के अंदर I करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पर जाएगा I1 करंट, यहाँ पर जाएगा I2 करंट, यहाँ पर जाएगा I3 करंट। ये सब कहानी तभी तक आपको पता चल गई होगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो V होता है वो सेम होता है। ये भी V है, ये भी V है और ये भी V है। तो यहाँ से V की वैल्यू लिख देता हूँ। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस IR1, फिर से V की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस IR2, I2 R2 और यहाँ से V की वैल्यू हो जाएगी E3 माइनस IR3। सब V की ही वैल्यू की, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। भले E2 हो I2 हो, लेकिन उसको जो आंसर रहेगा नेट आंसर वो तो सेम ही आएगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। करंट क्या होता है, डिवाइड। तो I इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मेरे को इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जैसे कि इक्विवेलेंट हो जाएगा इस तरह से। सपोज इसका ये E इक्विवेलेंट हो गया और ये हो गया R इक्विवेलेंट, है ना। तो हमको इसको E इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो यहाँ से मेरा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मेरी जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V होगा। तो यहाँ से जो V की वैल्यू हो जाएगी E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट माइनस ऑफ V इक्वल टू E इंटू, सपोज इसके अक्रॉस जो करंट है वो करंट सपोज वो I है, टोटल करंट जो है I है यहाँ पर, तो V इक्विवेलेंट माइनस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इस तरह से सर्किट बनी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि V1 देखो I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो I है ये कैपिटल I है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ऊपर सॉल्व करता हूँ मैं, जिससे कि जगह मिले थोड़ा सा। तो I इक्वल टू क्या आ रहा है, I इक्वल टू आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ पे V इक्वल टू आ रहा है E1 माइनस ऑफ I1 R1, V2 इक्वल टू आ रहा है E2 माइनस ऑफ I2 R2 और V सब V की वैल्यू है और V इक्वल टू आ रहा है E3 माइनस ऑफ I3 R3। ओके, तो यहाँ से सबसे I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन E इक्विवेलेंट और माइनस, देखो यहाँ से देखो ये इक्वेशन है मेरे पास, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर। तो यहाँ से हो जाएगा V अपॉन E इक्विवेलेंट इक्वल टू आ रहा है इस तरह से, V इक्वल टू सपोज E से मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है, मैं इसको किस तरह से किया है, इस तरह से इसको कर देता हूँ मैं।
क्या करता हूँ मैं, देखो I इंटू आर इक्वेलेंट हो जाएगा, I इंटू आर इक्वेलेंट हो जाएगा E इक्वेलेंट माइनस ऑफ V, है ना। देखो I को मैं इस तरफ से लेके आया, I इंटू आर इक्वेलेंट हो जाएगा E इक्वेलेंट माइनस ऑफ V। अब यहाँ से जो I की वैल्यू हो रही है, I की वैल्यू क्या हो रही है, E इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट माइनस ऑफ V अपॉन आर इक्वेलेंट, है ना। तो यहाँ से I की वैल्यू ये बन रही है, तो यहाँ से I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, हो जाएगा E इक्वेलेंट माइनस ऑफ अपॉन आर इक्वेलेंट माइनस V अपॉन आर इक्वेलेंट। ओके, अब यहाँ से I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू यहाँ से इसी तरह से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 माइनस ऑफ V अपॉन R1। उस तरह से I2 वैल्यू क्या होगी, E2 अपॉन R2 माइनस ऑफ V अपॉन R2। उस तरह से I3 की वैल्यू क्या होगी, E3 अपॉन R3 माइनस ऑफ V अपॉन R3। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है। ओके, तो इसको डायग्राम ग्राफ करके मैं अच्छे से एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, बिकॉज बोर्ड में स्पेस कम है। इसको रफ करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से दिखाई दे आपको वो। तो यहाँ से देखो E इक्वेलेंट की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पर V अपॉन आर इक्वेलेंट है, तो मैं इसको इस तरह से कुल लिख सकता हूँ। देखो E इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट माइनस ऑफ V अपॉन आर इक्वेलेंट इक्वल टू, यहाँ से जो V वाले हैं इसको एक तरफ रखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस ऑफ V अपॉन R1 माइनस ऑफ V अपॉन R2 माइनस ऑफ V अपॉन R3। अगर से मैं यहाँ से V कॉमन निकालूँ, देखो अगर यहाँ से मैं V कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। V कॉमन निकाल लिए तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो यहाँ से देखो इसको मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा V अपॉन आर इक्वेलेंट इक्वल टू आ रहा है V अपॉन R1 माइनस, अगर अंदर चला ओके प्लस आएगा ना, यहाँ पे माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर प्लस आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है V अपॉन R2, या तो V बाहर रहने दो, और 1 अपॉन R3 और बाहर है V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा R इक्वेलेंट की फॉर्मूला क्या आ रहा है, R इक्वेलेंट का आ रहा है फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो R इक्वेलेंट का भी वही फॉर्मूला आ गया जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है रेजिस्टेंस का, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया R इक्वेलेंट का। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि R इक्वेलेंट का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला E इक्वेलेंट का। E इक्वेलेंट का फॉर्मूला किस तरह से आएगा देखो, तो यहाँ से अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा E इक्वेलेंट अपॉन R इक्वेलेंट इक्वल टू आ रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ओके, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनेगा, इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो E इक्वेलेंट हो जाएगा मेरा, E इक्वेलेंट हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और ये नीचे गया तो 1 अपॉन R इक्वेलेंट हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये नीचे गया तो क्या हो गया, 1 अपॉन R इक्वेलेंट है कि नहीं। ये देखो R इक्वेलेंट था, ये नीचे चला गया इसके, तो 1 अपॉन R इक्वेलेंट आ गया। तब अब 1 अपॉन R इक्वेलेंट की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ई इक्विवेलेंट का, ये मेरा फॉर्मूला बन गया ई इक्विवेलेंट का कि जैसे तीन हो आप पैरेलल में, तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 और ये 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब ई इक्विवेलेंट का ये, और नीचे आर इक्विवेलेंट भी आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और आर इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, आर इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला, इसी तरह से ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर अगर ये सारे सेम हो, अगर E1 E2 E3 सब सेम हो तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर ऑल सेम हो तो सपोज n ऐसे n कनेक्टेड हो तो यहाँ पर हो जाएगा E/R प्लस E/R, ऐसे हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा हो जाएगा जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्विवेलेंट का, हो जाएगा ऊपर NE नीचे हो जाएगा R। उसी तरह से नीचे क्या होगा, नीचे जैसे 1/R 1/R 1/R, तो ऐसा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल n/R। तो n से n कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो ई के इक्वल आ जाएगी। मतलब अगर पैरेलल में हो तो यहाँ पर अगर सारे सेम हो तो उसका जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है वो ई के इक्वल आ जाती है, ठीक है। और जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/N। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक सी बातें की हैं। यहाँ पर हम जो है इसको हमने सेम रखा है, उसको जो है उसको हमने इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करके रखा है। लेकिन अगर उसकी हम पोलैरिटी चेंज कर दे तभी भी कहानी चेंज हो जाती है। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको किरचॉफ लॉ सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम किरचॉफ लॉ सीखेंगे, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जो एडवांस वर्जन होता है उसको भी लेंगे। हमने सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन किया है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।